स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन SAI। सो ये लास्ट वीक न्यूज़ में था और इसमें इन्होंने ये बताया है कि इस पहली बात तो ये है कि इस स्टडी को इन्होंने कंट्रोवर्शियल बताया है। कंट्रोवर्शियल क्यों है? वी विल बी डिस्कसिंग दैट। बट यहाँ पे देखिए, इट इज सेइंग दैट जो हम ट्वीक करना चाहते हैं और हमारी ग्लोबल वार्मिंग को कम करना चाहते हैं, दिस इज अ रियलिस्टिक आइडिया। क्यों है? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कूल द अर्थ विद दिस एरोसोल्स। सो विल बी डिस्कसिंग दैट। सो इसमें डिटेल में हमने डिस्कस किया है आगे नोट्स की फॉर्म में आपके लिए। बट यहाँ पे मैं आपके लिए एक चीज बताना चाहूंगा, ये कंट्रोवर्शियल क्यों है। यहाँ पे हम इसमें क्या करते हैं, वी इंजेक्ट द एरोसोल्स इन स्ट्रेटोस्फेरिकल लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, जिससे क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट्स द इनकमिंग UV radiations and it cools the earth for a short time. So हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, कंट्रोवर्शियल इसलिए है, इफ वन कंट्री uses this technique, so the technique will not only affect that particular country, but it will affect a lot of other countries or the globe itself it will affect. So that's why it is controversial, क्योंकि हो सकता है किसी देश पे ज्यादा इफेक्ट करे। फॉर एग्जांपल, पोलर कंट्रीज विल हैव अ डिफरेंट result of this process, and equatorial countries will face different changes. Okay, so ये इसीलिए controversial है। so डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। so ये SAI है क्या? देखिए, it is a solar geo engineering process. okay, ये सोलर जियो इंजीनियरिंग प्रोसेस है। क्या एम है इसका? टू कूल डाउन द अर्थ। इन देखिए, इसमें क्या किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हम इसको जस्ट लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू। सो SO2 के जो सल्फर डाइऑक्साइड के जो एरोसोल्स होते हैं, उन्हें हम स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में डाल देते हैं, एंड दीज aerosols combine with H2O to form H2SO4, which will stay in the atmosphere. Let's move ahead। आगे हर चीज आपको बताई गई है। So ये क्या करता है? It mimics the natural cooling which is observed after volcanic eruptions। अब आपने प्रीलिम्स में भी एक PYQ है वो आपने देखा होगा, उसमें पूछा गया था कि आपके जो वोल्केनोज होते हैं जब वो इरप्ट करते हैं, सो कौन सी चीजें निकलती हैं। सो उसमें से एक है SO2। सो जब यहाँ पर ये साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जहाँ पर भी वोल्केनिक इरप्शन होता है, वहाँ पे these small aerosols, they act as a layer which reflect the incoming radiation and it cools down the earth in that area for a for short term, maybe for months। short terms का मतलब ये नहीं है कि for some hours, for some months। okay, सो ये टेम्परेचर राइजिंग से शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है उन पर्टिकुलर एरियाज में जहां पर वोल्केनिक इरप्शन हुई है। लेट्स मूव अहेड। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो किस तरह से काम करता है। सो दीज आर शॉर्ट वेव radiations and these are long wave radiations। I'm sorry, these are long wave radiations and these are short wave radiations। so long wave radiations क्या होती हैं? जिनकी this wavelength जिसकी लंबी होती है, they are long wave radiation। for example, radio waves, all right, for example IR waves। ठीक है। और short waves इसका ऑपोजिट, जिनकी वेवलेंथ कम होती है बट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। अब आपके स्टैटिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हम लॉन्ग वेव क्यों इनकमिंग को बोलते हैं, एंड सॉरी शॉर्ट वेव क्यों इनकमिंग को बोलते हैं एंड लॉन्ग वेव क्यों आउटगोइंग को बोलते हैं, ये मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ। सो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की लेफ्ट साइड में जो है, जिनकी वेवलेंथ लंबी है एंड फ्रीक्वेंसी कम है, दैट्स व्हाई दे आर लॉन्ग वेव, बिकॉज द वेव्स आर लॉन्गर, द वेवलेंथ इज लॉन्गर। और इसके एग्जांपल है यूवी रेज एंड एक्स रेज। ओके, ऑलराइट, एंड गामा रेज आल्सो। सो ये आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं कंसेप्ट पे। देखिए, इनकमिंग जो सोलर रेज हैं उनको हम शॉर्ट वेव रेडिएशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर यूवी रेज एंड दे कंसिस्ट ऑफ द शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। सो जब ये आती हैं, तो यहाँ पे अगर अल्बीडो के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर अल्बीडो ज्यादा है, सो दैट विल बी रिफ्लेक्टिंग द शॉर्ट वेव रेडिएशन, और ये क्लाउड से भी करता है रिफ्लेक्ट। दिस इज द स्टैटिक कंसेप्ट। हम यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेटोस्फेरिकल एरोजोल पर ही रहेंगे, बट मैं आपको ये लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव बता देता हूँ। जब ये अर्थ के सरफेस को हीट कर देती है यूवी रेज, और जब वहां से रिफ्लेक्ट होती है, सो देन it reflects back in the form of IR radiation, that is infrared, which is a long wave radiation। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारी outgoing radiation है, that is a long wave radiation because that is infrared।
और जो हमारा एटमॉस्फेयर है that is transparent to, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा that atmosphere is transparent to short wave radiation but it stops and reflects back the long wave radiation। अब हम आते हैं अपने स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल पे। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से किया जाता है। एयरप्लेन्स की हेल्प से हम यहाँ पे टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं SO2 के, उनको हम स्ट्रेटोस्फियर में डाल देते हैं। ओके, और इसको हम ट्रोपोस्फियर में भी कर सकते हैं। अगर मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग है, इसमें क्या होता है कि बोट एरोसोल्स को रिलीज करता है इन द एटमोस्फियर और उसको वो सन रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे अब आपके लिए SAI का कंसेप्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। केमिकल रिएक्शन क्या है, देखिए SO2 को डाल देते हैं और वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। SO2 प्लस वाटर हमारे लिए क्या बना देगा, H2SO4। ये चीज यहाँ पर है। और जब इसको देखिए, एक तो हम इसको ट्रोपोस्फियर में नहीं डालते, स्ट्रेटोस्फियर में डालते हैं, ये आगे बताया जाएगा आपको। अभी इस पे रहते हैं। देखिए, और ये जो H2SO4 के एरोसोल्स हैं, एरोसोल्स आर नथिंग बट स्मॉल पार्टिकल्स। सो ये मंथ्स टू ईयर्स, ये काफी लंबे टाइम तक हमारे एटमॉस्फेयर में रहेंगे और लंबे टाइम तक ये उसको रिफ्लेक्ट कर पाएंगे जो इनकमिंग रेडिएशन आ रही है। एल्बिडो बढ़ जाएगी। एल्बिडो इज नथिंग बट द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द सन रेज। ओके, सो अगर हमारी एल्बिडो ज्यादा है, so reflection ज्यादा होगी and it will reduce the solar radiation which reaches earth। okay, so overall impact इसका क्या होने वाला है कि रेडिएटिव फोर्सिंग होगी और सरफेस टेम्परेचर जो होंगे वो कम हो जाएंगे। अगर हम अब इसमें की कंसेप्ट भी यहाँ मैं आपके लिए डाल दिए हैं। देखिए, एरोसोल्स क्या होते हैं, दीज आर द फाइन पार्टिकल्स नेचुरल लाइक वोल्केनिक ऐश और मैन मेड लाइक इंडस्ट्रियल सूट। ठीक है, और ये हमारे अर्थ के जो रेडिएशन बैलेंस है इसको अफेक्ट करता है। स्ट्रेटोस्फियर आपको पता है, इट इज द सेकंड लेयर अबव ट्रोपोस्फियर, 10 से लेके 50 किलोमीटर तक होती है और ओजोन लेयर हमारी यहीं पे पाई जाती है। एंड इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म एरोसोल प्रेजेंस। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों SO2 को स्ट्रेटोस्फियर में डाल रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमारे, देखिए, ट्रोपोस्फियर में ही हमारी मोस्ट क्लाइमेटिक जो नेचुरल फिनोमिना है वो होते हैं। स्ट्रेटोस्फियर इज मोस्टली अ साइलेंट लेयर, इसीलिए ये भी रीजन है कि जो एयरप्लेन्स हैं हमारे वो स्ट्रेटोस्फियर में मोस्टली फ्लाई करते हैं। दैट्स वाई अगर हम स्ट्रेटोस्फियर में इसको करेंगे तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म तक वो रहेगा। जियो इंजीनियरिंग भी इसमें आपके लिए कंसेप्ट है इस न्यूज में। तो जियो इंजीनियरिंग क्या होती है, इट इज इंटेंशनल लार्ज स्केल इंटरवेंशन इन द क्लाइमेट सिस्टम। देखिए, इंटेंशनल है, हम कोई क्लाइमेट में कुछ चेंज करना चाहते हैं, सो इट इज इंटेंशनल। एरोसोल्स को डाल रहे हैं, दैट इज इंटेंशनल। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम करते हैं, आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज intentional, so it is categorized into carbon dioxide removal. I have given you the example. Carbon sequestration is the example of carbon dioxide removal and solar radiation management, इसमें ही हमारा SAI इसके अंडर ही फॉल करता है। सो ये हमारा जियो इंजीनियरिंग के आपके लिए एग्जांपल्स हो गए। अब बेनिफिट्स क्या होंगे हमारे इसके SAI के, देखिए, अगर हम 12 मिलियन टन SO2 को स्ट्रेटोस्फीयर में डालते हैं 13 किलोमीटर हाइट पे, सो ये 0.6 डिग्री से अर्थ को कूल कर सकता है। ग्लोबल टेम्परेचर की बात हो रही है, काइंडली पे अटेंशन हियर। और अगर हम 21 मिलियन टन डालते हैं, सो इट माइट रिड्यूस द टेम्परेचर फ्रॉम 1 डिग्री। ये इसी ही स्टडी हुई है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। और एक्सटेंडेड इफेक्टिवनेस इसकी क्या है कि अगर हम ज्यादा हायर एल्टीट्यूड पे डालेंगे, स्पेशली अबव द इक्वेटर, ज़्यादा टाइम तक रहेगा एंड इट विल बी मोर इफेक्टिव। इसका मतलब ये है कि अगर हम 13 किलोमीटर की जगह इसको 25 किलोमीटर पे डालते हैं, सो इट विल बी मोर इफेक्टिव। बिकॉज व्हाई, बिकॉज इट विल कवर द मोर एरिया, बिकॉज इट इज हायर देन द प्रीवियस वन। ओके, तो इसीलिए इसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाएगी। अब कंसर्न्स क्या हैं, देखिए, कंसर्न्स तो हर चीज के साथ होते हैं। पहली चीज तो एनवायरमेंटल रिस्क है। सो पॉसिबल डिस्टर्बेंस टू मॉनसून सिस्टम एंड वाटर साइकिल। अब आपको, जब आप मॉनसून जियोग्राफी में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि ITCZ की मूवमेंट होती है, दैट हेल्प्स इन द अकरेंस ऑफ मॉनसून। सो ITCZ होता क्यों है, बिकॉज ऑफ सन्स हीटिंग। अगर सन की हीट ही कम हो जाएगी, सो ITCZ बन ही नहीं पाएगा, लो प्रेशर जोन बन ही नहीं पाएगा। दैट विल लीड टू वीकनिंग ऑफ द मॉनसून। सो इट इज अ पॉसिबल एनवायरमेंट रिस्क। देखिए, डिले ओजोन रिकवरी है, दैट इज वन थिंग। UV एक्सपोजर एंड एसिड रेन हो सकती है, बिकॉज H2SO4 इज इन्वॉल्व हेयर। ओके, एक्चुअल ग्लोबल वार्मिंग को ये छुपा सकता है, बिकॉज ये एक आर्टिफिशियल चीज है, दिस इज नॉट रियल। ओके, सो इट मे मास्क एक्चुअल ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट इम्पैक्ट इसके अनइवन हो सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसे कंट्रोवर्शियल क्यों कहा गया है। सो इसीलिए कहा गया है बिकॉज सॉरी इसका
जो इफ़ेक्ट है पोलर रीजन में ज़्यादा हो सकता है एंड इट मे क्रिएट क्लाइमेट इक्विटी इश्यूज बिकॉज डिफरेंट जगह पे इसके डिफरेंट असर देखे जाएंगे। गवर्नेंस इश्यूज तो हैं ही, देखिए ये हर कंट्री को अफेक्ट करेगा और इसके लिए अभी कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है नहीं। सो अगर कोई एक देश इसको कर दे रहा है दैट माइट इफेक्ट द अदर कंट्रीज और उसके लिए कोई पॉलिसी भी नहीं है बिकॉज इट इज़ अ ग्लोबल थिंग। तो इसके लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क हमें बनाना पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन बना सकता है और ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड फॉर एक्सप्लेनेशन। और देखिए अनसर्टेनिटी है, अभी हम इसको सिर्फ एक थ्योरी के रूप में लाए हैं, अभी हमने ये किया नहीं है कि हम इसको इतना मिलियन टन अगर डालेंगे तो पता लगेगा, अभी साइंटिफिक अनसर्टेनिटी है। सो हो सकता है रैपिड टेम्परेचर राइज हो जाए, टर्मिनेशन शॉक हो जाए। अगर हम और एक और चीज़ है इसमें कॉन्टिन्यूअस इंजेक्शंस देनी पड़ेंगी हमें SO2 की। ओके, तो ये चीज़ें हैं इसमें। आप इनको मेंस के अपने आंसर में भी कोट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इस फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। अब लास्ट में जो हम चीज़ करते हैं कि हम इसका रेलेवेंस देखेंगे। सो अगर हम इसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में ये क्लाइमेट चेंज का जो आपका टॉपिक है वहाँ पर ये यूज़ हो सकता है। जियो इंजीनियरिंग मैंने आपको समझा दिया क्या चीज़ है, एटमॉस्फेरिक फिनोमिना किस तरीके से यूज़ होते हैं। बेसिक में देखिए एरोसोल्स क्या होती हैं, वो किस तरीके से रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करती हैं, आपको बता दिया गया है कि स्मॉल SO2 विल लीड टू H2SO4 और उसके वहाँ पे एरोसोल्स होंगे व्हिच विल रिफ्लेक्ट इनकमिंग यूवी रेडिएशंस। ओके, और इसको मेंस में कहाँ पर यूज़ हो सकता है, GS1 में ज्योग्राफी में, जहाँ पर क्लाइमेट चेंज और एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। आपको स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में बताया गया है, ट्रोपोस्फियर के बारे में बताया गया है, GS3 एनवायरनमेंट। सो आप यहाँ पे देख लीजिएगा एंड GS2 इंटरनेशनल रिलेशन में भी, क्योंकि ग्लोबल गवर्नेंस है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट टेक्नोलॉजी है। सो वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। सो ये न्यूज़ यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आई होप यू लर्न समथिंग आउट ऑफ